नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नहीं है, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आम लोगों की समस्या सुनने के लिए पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री ने खुद लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान राज्य के लोगों को मुख्यमंत्री से सीधे मिलने का मौका पहली बार मिला। ममता के राज में न्याय से वंचित रहे लोगों ने जब जनता दरबार की खबर सुनी तो सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जनता दरबार में 80 साल के डॉक्टर प्रवीण मुखोपाध्याय ने मुख्यमंत्री के सामने फरियाद रखी और फ्लैट खरीद में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की। डॉक्टर का दावा है कि उन्हें कथित तौर पर जॉय कामदार ने ठगा। जमीन घोटाले के आरोप में जॉय कामदार पहले से ही ईडी की हिरासत में है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में वे आज आगरा पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी जिनेट रूबियो के साथ आज आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर भी उनके साथ थे। रूबियो के साथ करीब 60 लोगों का प्रतिनिधिमंडल भी आगरा पहुंचा। करीब 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में घूमने के बाद मार्को होटल अमर विलास के लिए रवाना हो गए। इससे पहले खेदिया एयरपोर्ट पर कमिश्नर दीपक कुमार और डीएम मनीष बंसल ने रूबियो को रिसीव किया। यहां से रूबियो गोल्फ कार्ट में बैठकर ताज परिसर तक गए। दौरे से पहले ही ताजमहल में बैरिकेडिंग कर दी गई। इस बीच मार्को रूबियो ने अमेरिका ईरान युद्ध पर कहा कि अभी इस मुद्दे पर बात चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई जल्दी नहीं है, वो कोई बुरा सौदा नहीं करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर में जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके आगमन को लेकर जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मार्को रूबियो कल क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मार्को रूबियो के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को फोन के माध्यम से संबोधित किया। अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मुंबई में सिडबी फाउंडेशन डे प्रोग्राम में हुई शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को नागरिक अलंकरण समारोह में साल 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। साल 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने को मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने इस विधेयक को पेश किया। इस पर चर्चा 27 मई को होगी। विधेयक में विवाह की कानूनी आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मुद्दे शामिल। विधेयक में धार्मिक प्रथाओं और जनजातीय समुदायों को छूट देने का प्रावधान है। इसी के साथ यूसीसी विधेयक पेश करने वाला असम तीसरा राज्य बना। असम यूसीसी बिल 2026 को असम में एनडीए के सभी दलों ने समर्थन दिया है। एनडीए विधायकों ने कहा है कि यह बिल प्रदेश में समानता लेकर आएगा। कांग्रेस असम के इस यूसीसी बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने यूसीसी बिल को प्रोपेगेंडा बताकर इसका विरोध किया है। कांग्रेस के यूसीसी बिल का विरोध करने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही कि संविधान की बात करे या फिर शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश होने से इस बात पर खुलकर चर्चा का मार्ग प्रशस्त हुआ है कि राज्य में यूसीसी की आवश्यकता क्यों है। पश्चिम बंगाल में सत्ता से बाहर होने के बाद भी ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के दागी जनप्रतिनिधियों के पक्ष की ही आवाज उठाई। पिछले कुछ दिनों में वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों में तृणमूल के कई पार्षद गिरफ्तार किए गए हैं।
कोलकाता नगर निगम के पार्षद सुदीप पोल्ले को पुलिस ने शनिवार रात गिरफ्तार किया। इसे लेकर ममता काफी नाराज दिखी। सुदीप पोल्ले को जब ठाकुरपुकुर थाने से अलीपुर कोर्ट ले जाया जा रहा था, तमाम लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। इतना ही नहीं, उन पर जूते और सड़े अंडे भी फेंके गए। पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार बनने के महज 9 दिनों के भीतर सीमा पर कटीले तार लगाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर भूमि एवं राजस्व विभाग की टीम जब उत्तर 24 परगना जिले के सीमावर्ती गांव में जमीन चिन्हित करने पहुंची तो ग्रामीण खुद अपने जमीन के दस्तावेज लेकर मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि फेंसिंग नहीं होने का फायदा उठाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार भारतीय सीमा में प्रवेश करते रहे। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखा है। योगी आदित्यनाथ ने यह पत्र सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। योगी की पार्टी शीर्षक से जारी इस पत्र में उन्होंने छुट्टियों को आनंद, उत्साह और नए शोध का समय बताया। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वह बच्चों को इन छुट्टियों में ननिहाल और ददिहाल जरूर लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने बच्चों और अभिभावकों से छुट्टियों को संस्कार, प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ने की अपील भी की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके आवास पर भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच जनहित, सुशासन, शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और साथ ही राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में राज्यों की सक्रिय भूमिका और आपसी सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। एनआईए ने आज दारुल उलूम, सिराजुल उलूम समेत जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में 2 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए अधिकारियों ने तड़के शोपियां के इमाम साहिब इलाके में स्थित इस शिक्षण संस्थान में तलाशी अभियान चलाया। यह संस्थान सैकड़ों छात्रों को धार्मिक और औपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए की एक अन्य टीम ने प्रतिबंधित जमाते इस्लामी के पूर्व प्रमुख शहजादा औरंगजेब के मोलू चित्रगाम स्थित आवास पर भी छापा मारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतरे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया है। यह टीम सीबीएसई की री इवैल्यूएशन प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने में बोर्ड की सीधी मदद करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया है कि छात्रों के हित सर्वोपरि है और सीबीएसई को प्राथमिकता के आधार पर सभी आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही मिल जाएगी। मेघालय के उमरोई में प्रगति 2026 अभ्यास पूरे जोश के साथ चल रहा है। इसमें 12 मित्र देशों के 400 से ज्यादा सैन्यकर्मी क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता के साथ एकजुट हुए हैं। नौतपा आज से शुरू हो गया है। इसमें सूर्य की गर्मी चरम पर पहुंच जाती है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में है, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत दी गई है। आज गंगा दशहरे का पर्व है। सनातन परंपरा के इस महापर्व पर तप, दान, स्नान की परंपरा है। इस अवसर पर हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। गंगा दशहरा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पावन सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में चारधाम यात्रा आस्था, विश्वास और सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं के बीच निरंतर जारी है। कल शाम 6:30 बजे तक दोनों धामों में कुल 36,186 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। अब ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। भारतीय शेयर बाजार हरे निशान के साथ खुला। सेंसेक्स 720 अंक की मजबूती के साथ 76,135 और निफ्टी 247 की मजबूती के साथ 23,967 पर था। शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत होकर 95.35 पर रहा। भारत तेजी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार बनने की राह पर है। राष्ट्रीय सौर मिशन और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत ने अपनी कुल स्थापित सौर क्षमता को 150 गीगावाट के पार पहुंचा दिया है। सरकार ने शी मार्ट यानी सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की शुरुआत की है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल स्टोर खोले जा रहे हैं ताकि उनके उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके। लखपति दीदी योजना के जरिए महिलाओं की सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा करने के लक्ष्य रखा गया है। वहीं 65,000 से ज्यादा महिलाएं बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनकर गांव-गांव बैंकिंग सेवाएं पहुंचा रही हैं। केंद्र सरकार के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैश्विक पूर्व पश्चिम शिपिंग मार्ग से लाभ उठाकर और विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों पर निर्भरता कम करके द्वीप को आर्थिक केंद्रों में बदलना है। एलआईसी वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 23,400 करोड़ रुपए के मुनाफे के साथ देश में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली वित्तीय कंपनी बन गई। देश में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.1 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए पर पहुंची। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व मार्केटिंग डायरेक्टर सुखमाल कुमार जैन ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। भारतीय संधि लेखाकार संस्थान हैदराबाद में अत्याधुनिक फॉरेंसिक ऑडिटिंग लैब स्थापित करने जा रही है। इसका उद्देश्य छोटे स्तर की चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनियों को बड़ी ऑडिट परियोजनाओं में भाग लेने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। भारतीयों का विदेश यात्रा पर खर्च मार्च में घटकर 1.09 अरब डॉलर। आरबीआई के आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य मिजोरम को न केवल मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि भविष्य में इसे मछली निर्यात करने वाला राज्य भी बनाना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता लेकिन देश की गरिमा और सम्मान से समझौता भी नहीं करेगा। इस बीच संभावित समझौते में संवर्धित यूरेनियम हटाने और 20 साल तक परमाणु गतिविधियां रोकने संबंधी खबरों को ईरानी एजेंसियों ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए उन्हें हारने वाले लोग बताया है। ट्रंप ने कहा कि उनकी टीम को ईरान के साथ समझौते में जल्दबाजी नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अधिकांश बातचीत पूरी हो चुकी है। संभावित समझौते के तहत वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात भी कही गई। व्हाइट हाउस के बाहर रविवार को माहौल सामान्य और शांत नजर आया। एक दिन पहले हुई फायरिंग की घटना के बावजूद पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे। मैड्रिड में किराएदार संगठनों ने आवास सुरक्षा के अभाव और बढ़ती लागतों के विरोध में प्रदर्शन किया। फिलीपींस में निर्माणाधीन इमारत गिरने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई। बचाव दल लापता बताए जा रहे हैं। 18 लोगों की तलाश जारी है। कांगो में इबोला संक्रमण के 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 101 मामलों की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इटोरी प्रांत जो संक्रमण का केंद्र बना हुआ है, वहां जारी हिंसा और असुरक्षा के कारण राहत और स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा है। वेनेजुएला के पश्चिमी इलाके में बारिनास जेल के कैदियों ने जेल की छत पर विरोध किया। उन्होंने गद्दे जलाए और जेल के निदेशक को हटाने की मांग की। कैदियों का कहना है कि इस निदेशक ने गार्डों को आदेश दिया कि वे निहत्थे कैदियों पर गोली चलाएं।
रूस द्वारा राजधानी और आसपास के इलाकों पर हजारों ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने के बाद कीव का एक बाजार जलकर खाक हो गया। तुर्की पुलिस मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के मुख्यालय में प्रवेश करते हुए देखी गई, क्योंकि अदालत ने उसके नेता ओजगुर ओजेल को हटाने का आदेश दिया। रूसी कब्जे वाले यूक्रेन के लुहांस्क क्षेत्र में एक छात्रावास पर हुए कथित ड्रोन हमले के बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों ने मलबे की जांच की। रूसी अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 21 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कई युवा महिलाएं शामिल हैं। यूक्रेन ने छात्रावास पर हमले की जिम्मेदारी से इनकार करते हुए कहा कि उसके निशाने पर इलाके में मौजूद एक ड्रोन कमांड यूनिट थी। हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी के निर्देश दिए। फार्स समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि तेहरान से अनुमति मिलने के बाद पिछले 24 घंटों में 33 जहाज जल डमरू मध्य से गुजरे हैं। दक्षिण पश्चिमी चीन के चोंगकिंग शहर के इलाके में बाढ़ आ गई। बाढ़ में अब तक 3 लोग मारे गए हैं और 17 लोग लापता। तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान ने रविवार को इस्तांबुल में एक निजी विश्वविद्यालय को बंद करने के अपने फैसले को वापस ले लिया। यह विश्वविद्यालय पहले उदारवादी माना जाता था। पश्चिमी अफ्रीकी देश सेनेगल की संसद के अध्यक्ष ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह घटना उनके करीबी सहयोगी को प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के 2 दिन बाद हुई। इससे पश्चिम अफ्रीकी देश में राजनीतिक संकट और बढ़ गया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से विदाई मुलाकात की। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को सुदृढ़ करने में प्रणय वर्मा के योगदान की सराहना की। बैठक के दौरान उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने दोनों देशों के लोगों के पारस्परिक हितों और साझा विकास लक्ष्यों के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ बहुआयामी सहयोग को और गहरा करने के लिए तत्पर है। कोलंबियाई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पोलामा वेलेंसिया ने अपने समापन चुनावी रैली के दौरान कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। पोल वॉल्ट में बना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। फेडरेशन कप में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने समान छलांग के साथ रिकॉर्ड बनाया। फेडरेशन कप में लंबी कूद में मुरली श्रीशंकर ने जीता स्वर्ण। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी किया क्वालिफाई। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत ने दूसरे दिन 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदक अपने नाम किए। राजस्थान रॉयल्स 7वीं बार पहुंची आईपीएल के प्लेऑफ में। आखिरी मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। राजस्थान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट पर 175 रन ही बना सकी। राजस्थान की टीम आईपीएल इतिहास में 7वीं बार प्लेऑफ में पहुंची है। एलिमिनेटर में राजस्थान का सामना हैदराबाद से होगा। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल अभियान जीत के साथ किया समाप्त। दिल्ली ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। दिल्ली ने 5 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में केकेआर सिर्फ 163 रन ही बना पाई। भारत ने आर्यवीर दीवान ने एशियाई जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में जीता खिताब। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे चौथे भारतीय। प्रणति नायक ने FIG वर्ल्ड चैलेंज कप में जीता रजत पदक। महिला वर्ल्ड स्पर्धा में रही दूसरे स्थान पर। गुजरात के गांधीनगर में साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में अत्याधुनिक सुविधाओं की शुरुआत। केंद्रीय खेल मंत्री ने किया उद्घाटन। फ्रेंच ओपन के पहले दौर का मैच जीतने के लिए नोवाक जोकोविच को करनी पड़ी मशक्कत। पहले सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए दर्ज की जीत। फ्रेंच ओपन के पहले दिन दिखा बड़ा उलटफेर। 7वीं वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज हारकर प्रतियोगिता से बाहर। एमा राडुकानु फ्रेंच ओपन के पहले दौर में हारी। अर्जेंटीना की सोलाना सियारा ने दी मात। अर्लिंग हालांड ने 4 सीजन में तीसरी बार जीता प्रीमियर लीग गोल्डन बूट खिताब। इस सीजन में किए 27 गोल। इंग्लिश क्लब आर्सेनल ने प्रीमियर लीग सीजन जीत के साथ किया समाप्त। आखिरी मैच में क्रिस्टल पैलेस को दी शिकस्त। और मैक्सिको सिटी में विशाल म्यूरल का अनावरण। मेक्सिको की फुटबॉल विरासत और सांस्कृतिक पहचान को समर्पित है ये म्यूरल। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज। दीजिए अनुमति। नमस्कार।